हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल CIB विथ मी में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के का मॉड्यूल सी शुरू करने जा रहे हैं। मॉड्यूल सी का नाम है बैंकिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड डिजिटल बैंकिंग। इसका यूनिट 8 जो कि ई लर्निंग इन्वायरमेंट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ई लर्निंग होता क्या है। E-learning a system of learning and teaching through an इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट। जब भी कोई हम टीचिंग करते हैं, जैसे आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मैं जो भी टीचिंग कर रहा हूँ ये आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही बता रहा हूँ। मैं आपको फिजिकली नहीं बता रहा हूँ, फिजिकली आप किसी क्लासरूम में नहीं बैठे हुए हैं, आप केवल इंटरनेट के द्वारा ही आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं ए सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट। तो इसको हम ई लर्निंग बोलेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ओवर द वेब थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट लैन आर वाई CD-ROM इज़ नोन एज ई लर्निंग। ये जितने भी हैं ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, जैसे ये PDF हो गई, ये एक मटेरियल्स हो गया। इंस्ट्रक्शनल इन्फॉर्मेशन, जो भी मैं इंस्ट्रक्शनल दूंगा या इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जो भी डिलीवर हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द वेब के ऊपर, वेब से, थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट लाइन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा तो वो लाइन के द्वारा होगा। और CD-ROM किसी आपने देखा होगा किसी कोचिंग के मटेरियल्स आपको मिलते हैं, वो CD में प्री रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। ये सब ई लर्निंग का, इन सबको हम ई लर्निंग बोलते हैं। ई लर्निंग इज़ आल्सो समटाइम रेफर टू एज ऑनलाइन लर्निंग। इसे हम ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। जैसे हो गया ऑनलाइन वीडियो, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक ई लर्निंग होता है। ई लर्निंग इसको बोल सकते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग एंड ई लर्निंग कोर्स। अब इसका एडवांटेज क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा? कॉस्ट सेविंग होता है। इसके लिए कॉस्ट सेविंग हो गया। कैसे कॉस्ट सेविंग हो गया? इसमें मुझे कोई क्लासरूम के लिए रेंट नहीं देना है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना है, कोई भी रेंट नहीं पे करना है, इसलिए ये कॉस्ट सेविंग हो गया। एबिलिटी टू अपडेट एनी टॉपिक इन पब्लिश्ड कंटेंट एंड डिलीवर द रिजल्ट इंस्टेंटली ओवर द इंटरनेट और एन इंट्रानेट। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक को इस PDF में, ये सॉफ्ट कॉपी है, इसको हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी मॉडिफिकेशन हो गया, IIBF ने कोई एक नया मॉड्यूल इसमें जोड़ दिया, एक नया टॉपिक जोड़ दिया, तो मैं इसमें इसी PDF में इजीली अपडेट कर सकता हूँ। और रिज़ल्ट को मैं इंस्टेंटली, मतलब तुरंत, ओवर द इंटरनेट और इंटरनेट में डिलीवर कर सकता हूँ। 24/7 एक्सेसिबिलिटी होती है। ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन लर्निंग में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लर्निंग मटेरियल्स कैन बी अपडेटेड विदाउट द एक्सपेंसेस ऑफ रीप्रिंटिंग। अब रीप्रिंटिंग, किसी भी बुक में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो गया कोर्सेज में, तो उस बुक को फिर से हमें रीप्रिंट करना पड़ेगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। स्टोरिंग इन्वेंट्री और मैनुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड अपडेट, ये सारा उसमें नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से ई लर्निंग में इस सारी झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। अब फंक्शनल मॉडल ऑफ ई लर्निंग सिस्टम के कौन से फंक्शनल मॉडल हैं वो चलिए देखते हैं। एंड LCMS, ये इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म IT में आपको ज़रूर याद रखने हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म हैं जो पूछे जाते हैं। एंड LCMS लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट वेयर डेवलपर्स कैन क्रिएट, स्टोर, रीयूज, मैनेज एंड डिलीवर डिजिटल लर्निंग कंटेंट फ्रॉम ए सेंट्रल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब एक तरह का डेटाबेस हो गया जहाँ से वो डिलीवर करेगा। तो LCMS क्या होता है? LCMS एक लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें से कई मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट होते हैं, जिसमें कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं डेवलपर्स के लिए। वो क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, फिर से उसे यूज़ कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है एंड डिलीवर डिजिटल लर्निंग कंटेंट। और जितने भी डिजिटल लर्निंग कंटेंट है उसको मैनेज कर सकता है एक सेंट्रल रिपोजिटरी से, जहाँ पर वो सेंट्रल रिपोजिटरी मतलब एक लोकेशन से वो कई जगह पर इसको यूज़ कर सकता है। जैसे लाइव वीडियो, कोई लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वो कई जगह पर डिलीवर कर सकता है। इस तरह का
LCMS होता है, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वेयर एवर एन LMS, एक दूसरा होता है LMS जिसे बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेज द प्रोसेस सराउंडिंग लर्निंग। एंड LCMS ये क्या करता है, जो भी प्रोसेस होता है सराउंडिंग्स में उनको केवल मैनेज करता है। एंड LCMS मैनेज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट। दोनों में अंतर समझिएगा कि LCMS जो होता है वो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कैसे उसको क्रिएट करना है और कैसे डिलीवर करना है उसको मैनेज करता है, जबकि LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेस सराउंडिंग लर्निंग। जो भी लर्निंग हो रही है उस लर्निंग यहाँ हो रही है तो इसके सराउंडिंग्स का मैनेज करता है। और ये जो होता है LCMS, ये LCMS इसके अंदर कैसे क्रिएट करना है इसको मैनेज करता है। ये LCMS हो गया और ये आउटर साइड वाला जो हो गया वो LMS हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये याद रखना है। LCMS वर्सेस LMS, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है। LCMS का फुल फॉर्म लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LCMS फोकस करता है ओनली ऑन कोर्सेज। LCMS किस पे फोकस करेगा, जो कोर्सेज कैसे उसको क्रिएट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, क्या अपडेट करना है, ये उस पर फोकस करेगा, कैसे डिलीवरी करना है। इट टेक्स केयर ऑफ इट्स कोर्स मैनेजमेंट। अब ये इस कोर्स को मैनेज कैसे करना है उसको ये देखेगा। इट टेक्स केयर ऑफ इट्स कोर्स मैनेजमेंट। फिर LCMS प्रोवाइड अथॉरिंग, सीक्वेंसिंग and aggregation tools that structure content to facilitate the learning process। LCMS क्या करता है, ऑथरिंग करता है, सीक्वेंसिंग कैसे सीक्वेंस करना है, कैसे एग्रीगेशन टूल्स होने चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए कॉन्टेंट का, उसके लुक कैसे दिखना चाहिए, ये सब लर्निंग प्रोसेस का ये LCMS इसको डील करता है। जबकि LMS क्या करता है, इट टेक्स द प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग, कैसे शेड्यूल करना है, कब क्लासेस करनी है, कैसे क्रिएटिंग कैटलॉग, उसके लिए कैटलॉग्स कैसे क्रिएट करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना कैसे करना है, एंड रजिस्टरिंग लर्नर्स मोर एफिशिएंट, कैसे उनको रजिस्टर करना है, ये सारा LMS देखता है। LCMS gets the right content to the right people at the right times। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा कंटेंट किस व्यक्ति के लिए, किस आदमी के लिए परफेक्ट है, वो LCMS डिसाइड करता है। और LMS हेल्प करता है रनिंग ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो कैसे रन करेगा वो LMS उसको चेक करता है कि वो कैसे रन करेगा। LCMS रेंडर्स द कंटेंट एंड ट्रैक्स लर्नर्स बुक मार्क्स, annotations, progress and test scores, so that it can be passed back to the LMS for reporting purpose। ये क्या करता है LCMS, ये जितने भी बुक मार्क्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, उन सब का जो डेटा है, प्रोग्रेस है, वो सारा यूज़ करता है और उसको यूज़ करने के बाद LMS को देता है। LMS मैनेज यूजर्स एंड कम्युनिकेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन कितने बच्चे इस जैसे मान लीजिए IIBF की ही है, किस IIBF में कितने लोगों ने इलेक्टिव लिया, सब्जेक्ट लिया, कितने लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट में IT लिया, कितने लोगों ने HR लिया, कितने ने रूरल लिया, ये सारा रजिस्टर, असाइनमेंट, अप्रूवल एंड रिपोर्ट्स, ये सारा LMS देखेगा। और उसको उसमें कंटेंट कौन सा प्रोवाइड करना है ये उसको वो देखेगा, LCMS देखेगा। ठीक, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड लेट्स ए लर्नर सर्च एंड लॉन्च लर्निंग रिसोर्सेज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड थ्रू LCMS। Organization have training content such as Word files, PowerPoint presentations, Flash animations spread throughout their departments। अब ऑर्गेनाइजेशंस के पास सारी ये फाइल्स होते हैं, जैसे वर्ड फाइल्स हो गए, PPT हो गया, फ्लैश एनिमेशन हो गया, ये सारे फाइल्स होते हैं। LCMS कैन हेल्प दीज ऑर्गेनाइजेशन टू एग्रीगेट कंटेंट इन ए सिंगल सिस्टम। LCMS क्या करता है, ऐसे कंटेंट बनाता है जिसमें ये सारे सिंगल सिस्टम में यूज़ होते हैं। मैनिपुलेट इट, इनको मैनिपुलेट कर सकता है। इट अप्लाई स्ट्रक्चर्स टू क्रिएट एंड डिलीवर कोर्सेज, और इस तरह स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करके इन सारे चीज़ों का यूज़ करके, जैसे आपने देखा होगा कई वीडियोस में, उसमें एनिमेशन भी होगा, फ्लैशेस भी होंगे, वर्ड फाइल भी होगा, PPT होगा, इन सब को कंबाइन करके वो क्रिएट करता है, डिलीवर करता है कोर्सेज को। टुगेदर LMS एंड LCMS एक कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशंस। अब पूछा जाएगा लर्निंग सॉल्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक क्वेश्चन बन गया, लर्निंग
ई लर्निंग सॉल्यूशंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ LMS LCMS। ये आपको याद रखना है कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन है। अब ई लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इन सब के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट होगा, वो देखते हैं। ई लर्निंग स्टैंडर्ड्स रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ कॉमन रूल्स is common rules for a content authoring सॉफ्टवेयर एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ई लर्निंग स्टैंडर्ड्स रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ कॉमन रूल्स, सबके लिए कॉमन रूल्स होगा, कंटेंट के लिए, ऑथरिंग सॉफ्टवेयर के लिए होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS के लिए होगा, रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ कोर्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिलीवर ओवर ए मल्टीपल प्लेटफॉर्म सो दैट दी ऑल ऑपरेट सीमलेसली टुगेदर। अब इन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे कोर्सेज को करना है कि ताकि वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स में एक साथ बिना किसी भी रुकावट के वो रन कर सके, ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं। ए क्रेडिबल स्टैंडर्ड इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल could move from one system to the next सिस्टम। एक्रीडिएटेड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो वन सिस्टम से नेक्स्ट सिस्टम में कैसे मूव करेगा। अब देखते हैं, इफ़ इस स्पेसिफिकेशन इज सर्टिफाइड बाय एन एक्रीडेटेड बॉडी सच एज। एक्रीडेटेड का मतलब होगा जो उनको मान्यता देती है, जो उनको अप्रूव करती है स्टैंडर्ड्स को, जैसे IEEE जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इट इज़ रिफर्ड टू एज ए डिज़ायर स्टैंडर्ड्स। ये एक तरीके का स्टैंडर्ड्स होता है जो कि उनको सेट किया रहता है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड्स इसके लिए यूज़ होगा ई लर्निंग के लिए। ये स्टैंडर्ड्स कौन देता है, कुछ इंस्टीट्यूट देते हैं, जैसे उसमें से एक है IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। HTML इज़ ए डी फैक्टो स्टैंडर्ड, उसमें से एक HTML भी एक स्टैंडर्ड हो गया। द गोल ऑफ स्टैंडर्ड इज़ टू प्रोवाइड फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉर ई लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस सिस्टम वर्क फ्लोज। तो HTML भी उसमें से एक स्टैंडर्ड हो गया जो कि फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है ऑब्जेक्ट्स का लर्निंग एंड क्रॉस सिस्टम वर्क फ्लो के लिए। मोस्ट ई लर्निंग स्टैंडर्ड्स कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू सम जनरल कैटेगरीज। कई सारे ई लर्निंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको जनरल कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे मेटा डेटा। इस मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा का डेटा। मेटा डेटा कंटेंट इज ए हार्ट ऑफ ई लर्निंग। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, विच इज़ ए हार्ट ऑफ ई लर्निंग। कई सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक मेटा डेटा भी होगा, तो आंसर हो जाएगा मेटा डेटा। Learning content and catalog offering must be labeled in a consistent way to support the indexing, storage, discovery and retrieval of learning object. क्या होगा इसमें, labeled a consistent way to support the indexing करना, storage, discovery and retrieval of learning object by multiple tools across multiple repository. A metadata is a data which describe the other data. अब कोई भी ऐसा डेटा हो गया जिससे उसके बारे में दूसरा डेटा पता चलता है, उसे हम मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे आपका रोल नंबर हो गया, अब इस रोल नंबर से क्या पता चलेगा, आपका नाम पता चलेगा, आपकी बाकी डिटेल्स पता चलेंगी, तो ये मेटा डेटा हो गया। कंटेंट पैकेजिंग, कंटेंट पैकेजिंग क्या हो गया, जैसे भी कोई भी सामान है आप उसे किसी न किसी बॉक्स में पैक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कंटेंट पैकेजिंग हो गया। जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो देखते हैं। द गोल ऑफ ए कंटेंट पैकेजिंग specification and standard is to enable organization to transfer course and content from one learning system to another system। अब उससे एक लर्निंग सिस्टम से यहाँ पर भेजने के लिए कैसे कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है, कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन करना है, कौन से स्टैंडर्ड यूज़ करना है, वो कंटेंट पैकेजिंग में बताया जाएगा। कंटेंट पैकेजिंग इंक्लूड बोथ लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दे आर टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म लार्जर लर्निंग यूनिट्स। कैसे कई सारी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके कई सारी
बड़ी लर्निंग यूनिट बनाई जाएगी। इट स्पेसिफाई द रूल्स ऑफ डिलीवरिंग कंटेंट टू ए लर्नर। ये भी बताता है, रूल्स बताता है कि कंटेंट को कैसे लर्नर के पास डिलीवर करना है। लर्नर प्रोफाइल, लर्नर प्रोफाइल्स क्या होती हैं? दीज स्टैंडर्ड्स अलाउ डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम कंपोनेंट। कई सारे सिस्टम कंपोनेंट्स के बीच में कैसे डेटा ये शेयर होगा कंपोनेंट्स का, वो इसमें लर्नर प्रोफाइल्स में बताता है। इट इंक्लूड्स पर्सनल डेटा, इसमें व्यक्तिगत खुद का डेटा भी हो सकता है, लर्निंग प्लान्स हो सकते हैं, लर्निंग हिस्ट्री हो सकती है, उसकी हिस्ट्री क्या होगी, एक्सेसिबिलिटी हो गई, रिक्वायरमेंट्स उसके क्या होंगे, सर्टिफिकेशंस एंड डिग्री, असेंबल ऑफ नॉलेज, ये सारे डेटा ई लर्नर प्रोफाइल में होंगे। फिर एक्रीडेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको स्टैंडर्ड्स को मान्यता देंगी। जैसे करंटली ई लर्निंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय 4 मेन ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चंस आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन इसमें से कौन सी एक्रीडेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है ई लर्निंग के लिए। अभी हमने देखा था IEEE था, AICC था, है IMS है एंड ADL है। इन सब का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। AICC एविएशन इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कमेटी, एविएशन इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो गया। IEEE आपने पढ़ाई है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हो गया। IMS एंड ADL यूज द लॉम। IMS इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया और ADL एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग हो गया। अब वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। AICC Aviation Industry Computer Based Training. It is an international group of technology based training professionals that creates CBT. CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। जो एविएशन इंडस्ट्रीज होती है, एयरफोर्स एयरप्लेन वाली, उसमें कैसे ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा डेटा ये बनाते हैं, वो इस यहाँ पर यूज़ होता है। इन द डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड इवेल्युएशन ऑफ CBT एंड रिलेटेड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस CMI गाइडलाइंस आर पब्लिश्ड बाय ACC। कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस जितनी भी गाइडलाइंस होगा वो ACC पब्लिश करेगा। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। It is an international organization that develops technical standard and recommendation for electrical, electronics, computers and communication systems। जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सिस्टम होंगे उनके लिए जितनी भी गाइडलाइंस बनाएगा वो IEEE बनाएगा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विद इन द IEEE द लर्निंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कमेटी, जिसको हम LTSC बोलते हैं, विद इन द IEEE एक लर्निंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कमेटी होती है जो रोड द स्टैंडर्ड ऑन द हाउ टू राइट स्टैंडर्ड। वो बताती है कि कैसे स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड ये बनाते हैं लेकिन स्टैंडर्ड को भी किस तरीके से लिखना है वो ये बताता है LTSC, जिसको बोलते हैं लर्निंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कमेटी। द मोस्ट वाइडली एक्नॉलेज्ड IEEE LTSC स्पेसिफिकेशन इज द लर्निंग ऑब्जेक्ट मेटाडेटा LOM। इस ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो मोस्ट वाइडली एक्नॉलेज्ड IEEE LTSC स्पेसिफिकेशन है लर्निंग ऑब्जेक्ट की, जिसको लर्निंग ऑब्जेक्ट मेटाडेटा लॉम बोलते हैं, जो कि बताता है कि एलिमेंट ग्रुप एंड एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब लर्निंग रिसोर्सेज। वो कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप हैं एंड एलिमेंट्स हैं जो कि लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं। अब आगे देखते हैं। IMS एंड ADL यूज द LOM एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर इन देयर स्पेसिफिकेशन। अब ये आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है कि IMS और ADL कौन सा एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो LOM यूज़ करते हैं। IMS इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अनदर पॉपुलर ई लर्निंग स्टैंडर्ड फोकसिंग मोस्टली ऑन मेटा डेटा, जो कि मेटा डेटा पे फोकस करता है, सच एज मेटा डेटा फॉर टैगिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट। इट टेल्स हाउ द LMS कैन कम्युनिकेट विथ बैकएंड एप्लीकेशंस। जो LMS है अभी हमने पढ़ा, वो कैसे हमारे बैकएंड एप्लीकेशंस पे कम्युनिकेट करता है वो इसके बारे में बताता है। फिर ADL क्या है? एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एडवांस है, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग
है। अब इसको देखते हैं कैसे होता है। इट इज़ ए यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसर्च एंड डेवलप स्पेसिफिकेशन टू इंकरेज द एडॉप्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ ई लर्निंग, जो कि यूएस गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एक रिसर्चर और डेवलप स्पेसिफिकेशन किया गया था इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ई लर्निंग का एडवांसमेंट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया था। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एडीएल पब्लिकेशन इज़ द एडीएल शेयरेबल कंटेंट। यह है शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल। इसका फुल फॉर्म लास्ट जो भी मई जून में हुआ था उसमें पूछा गया था। शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल ये किस में यूज़ होता है? ये एडीएल में यूज़ होता है। द एडीएल पब्लिकेशन इज़ द एडीएल शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, स्कॉर्म जिसे बोलते हैं। द स्कॉर्म specifications combines the best element of IEEE, AICC and IMS specification into a consolidated document। इन्होंने जितने भी स्पेसिफिकेशन थे उन सबको IEEE का, ACC का और IMS का तीनों को कंबाइन करके स्कॉर्म बनाया गया था। स्कॉर्म डिफाइंस ए वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट एग्रीगेशंस मॉडल कैम। स्कॉर्म जो है वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कैम, कंटेंट एग्रीगेशन मॉडल एंड रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग ऑब्जेक्ट। इसका 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। स्कॉर्म का फुल फॉर्म, स्कॉर्म यूज़ होता है किसमें? वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट एग्रीगेशन मॉडल में और रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग ऑब्जेक्ट में। SCORM is a suite of technical standard that enables web-based learning and content management system to find, import, share, reuse and export learning content in a consistent manner। SCORM का यूज़ ही होता है कि आप जो लर्निंग कंटेंट है उसको शेयर कर सकें, उसमें यूज़ कर सकें, रीयूज़ कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, ये सारा इसमें यूज़ होता है। In addition, it allows user tracking and reporting to generated based on learning objective। इसके साथ साथ ये क्या करता है, यूज़र को ट्रैक करने के लिए और रिपोर्ट जनरेट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। स्कॉर्म स्टैंडर्डाइज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ई लर्निंग कोर्सेज एंड स्कॉर्म कन्फॉर्मेंट लर्निंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट। ये क्या करता है, ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन करता है बिटवीन ई लर्निंग कोर्सेज और स्कॉर्म कन्फॉर्मेंट लर्निंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के बीच में ये प्रोवाइड करता है। फिर आगे क्या है, LTI लर्निंग टूल्स इंटरऑपरेबिलिटी। ये क्या होता है? इट इज़ ए स्टैंडर्ड, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड वे ऑफ इंटरेक्टिंग रिच लर्निंग एप्लीकेशंस है होता है, ऑफन रिमोटली होस्टेड एंड प्रोवाइडेड थ्रू थर्ड पार्टी सर्विसेज। ये थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रिमोटली होस्टेड होता है विद एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में। इसमें मूडली बोलते हैं, मॉडलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग। लास्ट टाइम स्कॉर्म पूछा गया था तो इस बार हो सकता है मोडली पूछा जाए। इसका नाम है मॉडलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है होता है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रिटेन इन PHP, किस लैंग्वेज में लिखा होता है? PHP में, और रन करता है वेब सर्वर पे। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ई लर्निंग के लिए यूज़ होता है। Moodle is used for blended learning, distance education, prepared classroom and other e-learning project in schools। ये रिमोट एक्सेस के लिए होता है, रिमोट मतलब रिमोटली होस्टेड होता है। तो स्कूल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए मूडली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ किया जाता है। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसमें क्या है? लर्निंग टूल्स ये लर्नर्स है, ये टीचर्स हैं, इसमें ये सर्वर्स है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन हो गई, LMS हो गया। तो यहाँ से ये इन्होंने ये पढ़ा रही हैं ये टीचर्स, तो डेटा यहाँ गया और ये यहाँ से एक्सेस कर पा रही हैं। तो ये LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग स्कॉर्म बनाने का उद्देश्य क्या था? एक्सेसिबिलिटी था पहला, फिर एडेप्टेबिलिटी था, फिर अफोर्डेबिलिटी था, फिर ड्यूरेबिलिटी था, ये जो है इंटर ऑपरेबिलिटी था, रीयूजेबिलिटी था। ये बहुत सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। एडाप्टेबिलिटी था, मतलब एक एक समझते हैं तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
पहला हो गया एक्सेसिबिलिटी, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। यूज़र शुड बी एबल टू लोकेट एंड एक्सेस इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम वन रिमोट लोकेशन एंड डिलीवर टू अदर लोकेशन। मतलब एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, कोई भी किसी को एक्सेस कर सकता है डेटा को, तो वो लर्निंग क्लासेस को, तो वो हो गया एक्सेसिबिलिटी हो गया। एडॉप्टेबिलिटी, कंटेंट मैनेजर शुड बी एबल टू ऐड न्यू कंटेंट विदाउट मच एफर्ट टू एक्सरसाइज कॉस्ट। अब जैसे कोई टीचर ने कोई मटेरियल को पढ़ा रहा है, अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो इसी में ये इसको पूरा चेंज किए हुए लास्ट में ये ऐड करके ये इस चीज़ को भी डिलीवर कर देगा। ये अडेप्टेबिलिटी हो गई, मतलब ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ नए चेंजेस को। अफोर्डेबिलिटी हो गया, मतलब जैसे बुक है उसको हम फिर से प्रिंट कराएंगे, लेकिन उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, बार बार हम उसमें खर्चा आ रहा है, लेकिन इसमें हम इजिली चेंज कर सकते हैं, तो ये अफोर्डेबल भी हो गया। द एबिलिटी टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द डिलीवरिंग इंस्टीट्यूशनल कंटेंट, तो हम उसी चीज़ में अपडेट कर सकते हैं, तो वो अफोर्डेबल हो गया। अब ड्यूरेबिलिटी, मतलब ज़्यादा दिन तक चल सकता है। ई लर्निंग कंटेंट शुड बी ड्यूरेबल रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस और इवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी, जब तक उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा और हम उसको उसी में अपडेट कर सकते हैं, इसलिए ड्यूरेबल हो गया। दिस मीन्स द न्यू कंटेंट शुड बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग कंटेंट विदाउट एनी कॉस्टली रीडिज़ाइन, रिकॉन्फ़िगरेशन और रिकॉर्डिंग, तो ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल आसान हो जाता है। इंटर ऑपरेबिलिटी, SCORM requires that course can रन ऑन डिफरेंट लर्निंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब हो गया, ऐसा नहीं है कि इस पीसी पे चलेगा तो दूसरे पीसी पे नहीं चलेगा, इस कंप्यूटर पे चलेगा तो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा, इस मोबाइल पे चलेगा तो उस, ऐसा कोई भी इंटरऑपरेबिलिटी का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो किसी भी वो सेम कंटेंट किसी भी मशीन्स में चल सकता है। कैन रन ऑन डिफरेंट लर्निंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दिस मीन्स दैट इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट डेवलप्ड in one locations can be used or combined with another set of tools or platform in another locations, मतलब जो मैंने बताया सेम वो कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, किसी भी सिस्टम पे चल सकता है। रीयूजेबिलिटी, मतलब आप उसे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। कंटेंट डेवलपर एंड लर्नर शुड बी एबल टू extract relevant e-learning content such as modules from different courses and reassemble them into a new courses application or context। इसके कहने का मतलब है रीयूजेबिलिटी का मतलब आपने जैसे मान लीजिए कि ये ITNDB है, ये IIBF ने इसमें कोर्सेज बनाया, कोर्सेज बनाते समय इसने कई सारी यूनिट बनाया, यूनिट 1 2 3 इस तरह यूनिट बनाया। अब 2 साल 3 साल बाद इसने क्या किया, कोर्सेज को रीडिज़ाइन कर दिया। अब इसमें से कुछ यूनिट इसने लिया, यूनिट 2 को इसने ले लिया, इसमें एक नया यूनिट डाल दिया, यूनिट 5। तो हम क्या करेंगे, यूनिट 4 तो हमने ले लिया, डेटा मिल गया, और यूनिट 2 को हमने कॉपी कर लिया पुराने वाले डेटा से, और यहाँ पे नया डेटा डाल दिया। तो हमने जब इसको असेंबल कर दिया तो ये एक नया बन गया, तो मतलब हम रीयूजेबल कर सकते हैं जो पहले से हमारे पास था। द स्कॉर्म स्टैंडर्ड इज फोकस्ड ऑन इनेबलिंग द प्लग एंड प्ले इंटरऑपरेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग कंटेंट। तो ये प्लग एंड प्ले। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्कॉर्म नेम्ड द एक्सपीरियंस API, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्सपीरियंस API को एक्स API और टिन कैन API भी लिखते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्कॉर्म है। शेयरिंग कंटेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये था स्कॉर्म, was released in 2011 and its version 1.0 was released in 2013. XAPI is a web service that allow, ये एक तरीके की वेब सर्विस है जो कि अलाउ करती है सॉफ्टवेयर क्लाइंट टू रीड एंड राइट एक्सपीरियंशियल डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके का वेब सर्विस है जो क्लाइंट को रीड और राइट एक्सपीरियंस डेटा का प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स। एक्सपीरियंस API स्टेटमेंट आर स्टोर्ड इन ए डेटा स्टोर कॉल्ड ए लर्निंग रिकॉर्ड स्टोर। अभी यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि XAPI जो डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्म में
उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग रिकॉर्ड स्टोर बोलते हैं, LRS बोलते हैं, विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन और विद इन ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या तो अपने के या LMS के अंदर वो स्टोर होगा। फिर देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट। लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, लर्निंग ऑब्जेक्ट और एलिमेंट ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस ग्राउंडेड इन द ऑब्जेक्ट। लर्निंग ऑब्जेक्ट एक तरीके का हाँ एलिमेंट होता है जो कि नए टाइप का है, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में ग्राउंडेड होते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये इसका पार्ट 1 यूनिट 8 जो मॉड्यूल सी का है, पहला यूनिट 8 ई लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका पार्ट 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसके आगे के लेक्चर हम पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक दोस्तों नमस्कार। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।